तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही हरियाणा के करनाल से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर किसान महापंचायत थी, लेकिन बड़ी तादाद में किसान मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का कूच मिनी सचिवालय की तरफ। किसान नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गए हैं और बताया यह जा रहा है कि कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन इन तस्वीरों पर नजर डालिए आप। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि घेराव को लेकर अभी वहां क्या स्थिति है। किस करनाल में किसानों की ये महापंचायत, लेकिन बात नहीं बन पाई, तो उसके बाद अब मिनी सचिवालय के घेराव को लेकर किसानों के कूच की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी संख्या में किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस बल भी वहां मौजूद है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान यहां से निकले हैं और मिनी सचिवालय को घेरने की ये पूरी रणनीति। हालांकि ये जो टकराव और गतिरोध लगातार सरकार और किसानों के बीच बना हुआ है, ये कहां जाकर थमेगा, किन शर्तों पर थमेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। गौरव श्रीवास्तव इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसानों का पूरा हुजूम ये मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्या अभी ग्राउंड पर हालात हैं? देखिए, ग्राउंड पर हालात ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो मिनी सचिवालय है वहां से अनाज मंडी, जहां पर एक किसान पंचायत थी, तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी थी। और जब बैठक बेनतीजा रही 11 किसानों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच, प्रशासन के बीच में, उसके बाद इन सभी किसानों ने कूच किया और हजारों की संख्या में NH-44 के जो हाईवे पर किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ते गए। हालांकि इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने तमाम बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन जिस तरह की भीड़ थी बड़ी संख्या में, उसके बाद पुलिस जो है वो बैरिकेड को खोलती गई। उसने भीड़ को रोका नहीं, क्योंकि भीड़ रोकने से उग्र हो सकती थी, अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती थी। इस वजह से भीड़ को लगातार बढ़ने दिया गया। लेकिन मैं बता दूं कि भीड़ अब बढ़ते बढ़ते लगभग जो है जो मिनी लघु सचिवालय है, मिनी सेक्रेटरीट है, उसके एकदम सामने पहुंच चुकी है। और सामने NH-44 हाईवे है, वहां पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ नीचे का जो रास्ता है जो मिनी सचिवालय की तरफ जाता है, वहां पर अब हजारों की संख्या में धीमे धीमे भी जो किसानों की भीड़ है वो पहुंच रही है। बहुत सारे किसान हाईवे के ऊपर से, उनको बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट करके कहा जा रहा है कि वो नीचे की तरफ चलें और घेराव करें सचिवालय का। हालांकि कुछ किसान नेताओं ने अपनी वो हिरासत में चले गए हैं। उन्होंने पुलिस को अपनी अरेस्टिंग की ताकि भीड़ रुके, ताकि, क्योंकि ये संदेश देना था, जो कि किसान नेताओं का कहना था कि वो अपने बातों को रखने के लिए और सरकार के विरोध में घिराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत संख्या में अनियंत्रित भीड़ है जो लगातार आगे बढ़ रही है। गौरव, लगातार आप भीड़ का जिक्र कर रहे हैं, हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पुलिस बल की वहां पर जिस तरह की तैनाती है वो भी इन तस्वीरों से जाहिर है। लेकिन देखिए गौरव, जो ओवरऑल परिस्थिति थी आज के दिन की, ये कयास लगातार लग रहे थे कि किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए इंतजाम जमीन पर पुख्ता होने चाहिए। लेकिन बातचीत के लिए किसानों का 11 मेंबर्स का एक पैनल गया, वो बातचीत नहीं बन पाई। ये गतिरोध कहां अटका हुआ है और अभी किसानों की रणनीति क्या है? घेराव अगर कर रहे हैं, कब तक ये घेराव रहेगा, कब वहां से हटेंगे? कोई बातचीत का रास्ता निकलने की कोई सूरत दिखाई देती है या नहीं? बातचीत में समाधान तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा सा एक एक कदम आगे बढ़ाकर और किसी भी चीज पर मानने को तैयार हो। जो SDM आयुष सिन्हा, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उन पर 302 का मुकदमा करने और उनको सस्पेंड करने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा जो लोग हैं उनके लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग थी। लेकिन अंतिम में बात पहुंचते पहुंचते जब तीसरे राउंड में पहुंची तो किसानों ने कहा ठीक है, वो अगर सरकार नहीं मान रही है तो वो SDM को आगे की जांच पूरी होने तक सिर्फ सस्पेंड कर दें, कोई मामला SDM के खिलाफ ना करे। तो सरकार उस पर भी तैयार नहीं हुई। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी। अब जाहिर तौर पर इन दोनों ही पक्षों को बैठकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा, तभी यहाँ से कोई समाधान का रास्ता निकलेगा। नहीं तो जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, ऐसा लगता है कि मिनी सचिवालय के बाहर जो है वो किसान लंबे समय तक धरने पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कोई बहुत स्पष्ट तरीके से अभी तक संदेश देते हुए कोई भी नेता नहीं दिख रहे हैं। और अलग अलग नेता हैं। गौरव, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस वक्त ये घेराव का जो पूरा ये अभी चल रही है रणनीति किसानों की, कौन से वो चेहरे हैं किसान नेताओं के जो इसे लीड कर रहे हैं? कौन इसकी अगुवाई कर रहे हैं? देखिए, गुरनाम सिंह चडूनी हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, बलवीर सिंह राजेवाल हो गए, राकेश टिकैत हो गए। हालांकि राकेश टिकैत के साथ उतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो भीड़ है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों की है। और ऐसे में खास करके गुरनाम सिंह चडूनी का ये इलाका जो है माना जाता है प्रभाव का, और गुरनाम सिंह चडूनी के प्रभाव के तमाम लोग जो है
तमाम भीड़ जो है। और जब आप देखिए गौरव ये जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, राकेश टिकैत को आप किसानों के समूह के साथ आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, जो मिनी सचिवालय का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। और ये घेराव क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बातचीत आज होनी थी सरकार के साथ, वो बातचीत बेनतीजा रही और उसके बाद ये घेराव की रणनीति, यानी ये प्लान पहले से तय था कि अगर बातचीत नहीं बनेगी तो उसके बाद अगला कदम यही होगा। क्योंकि अचानक से इस तरह से पूरी भीड़ का यहां पर उमड़ना ये यूं ही नहीं हो सकता, ये प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां से ये कि अगर किसानों की ये स्ट्रैटेजी क्लियर थी तो अब ये घेराव की स्थिति कहां जाकर थमेगी और इससे क्या हासिल होगा, सरकार की तरफ से क्या प्रयास होंगे, तो ये तमाम सवाल यहां बने हुए हैं। लेकिन गौरव हमें लगातार अपडेट भी इस पर कर रहे हैं। गौरव देखिए, जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के जेपी दलाल, वो गुरनाम चढ़ूनी पर लगातार अटैक करते रहे अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में लगातार अराजकता पैदा करने के लिए कांग्रेस से पैसा लिया है। ये आरोप उन्होंने उन पर लगाया और वो इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक कि किसानों की जान नहीं चली जाती। अब अगर मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर फिर ये बातचीत कैसे बनेगी और किसानों और सरकार के बीच में जो विश्वास की अविश्वास की जो एक खाई बन गई है, वो खाई कैसे पटेगी? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर चाहे किसान नेता हो चाहे सरकार हो, उन दोनों को ही इस मामले में बहुत संयम बरतने की जरूरत है। हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में, यूपी में जिस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। लेकिन जब बात हरियाणा की आती है तो इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, इससे पहले जो लाठीचार्ज हुआ वो भी प्रशासन की विफलता रही कि उसको संभालने में नाकाम रहा। और अब जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ रही थी और तमाम सीआईडी के इनपुट भी थे कि बड़ी संख्या में भीड़ आ सकती है, लेकिन जो सुरक्षा बल तैनात थे वो पर्याप्त संख्या में साबित नहीं हुए। और यही वजह रही कि जब भीड़ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, पुलिस वालों ने बैरिकेड खोल दिया और किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होता तो हो सकता था कि टकराव होता या हिंसक झड़प जैसी स्थिति पैदा होती। लेकिन अब सवाल यही है, ये जो मोर्चा है आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? मिनी सचिवालय के पास पहुंच चुका है। अगर हम माने तो करनाल जिला प्रशासन का आखिरी जो किला है किसानों की नजर में, वो मिनी सचिवालय ही है और वो उसका ही घेराव करने के लिए आगे बढ़े थे और अब उसके घेराव की स्थिति में लगभग वो आ चुके हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो किसान नेताओं के साथ साथ सरकार के नेताओं की भी है, मंत्रियों की भी है कि वो बयानबाजी ना कर बातचीत करके इसको टेबल पर लाकर दोबारा से। अब देखना ये होगा कि यहाँ से आगे क्या होता है। फिलहाल गौरव धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तीन बड़ी बातें इस पूरी खबर में इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। बातचीत बेनतीजा रही सरकार के साथ, तो किसानों का ये पूरा का पूरा जनसमूह जो आप देख रहे हैं ये सचिवालय के घेराव की तरफ आगे बढ़ चुका है। पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए थे उन्हें हटा दिया ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी या टकराव की स्थिति ग्राउंड पर ना दिखाई दे। और तीसरी बड़ी बात ये कि अब यहां से आगे किसानों की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कहां तक जाकर ये जो पूरा ग्रुप है किसानों का ये रुकेगा और कब तक ये घेराव की स्थिति यूं बनी रहेगी। तो ये तीन बड़े सवाल बने हुए हैं, इस पर अपडेट्स आपको हम आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल रुक करेंगे लोकतंत्र में अगली बड़ी खबर का। देश भर में सड़क पर बने गड्ढों की वजह से जो हादसे होते हैं ये सुनने में आपको मामूली लग सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की पूरी जिंदगी, उसका पूरा परिवार इससे उजड़ सकता है। और ऐसी कुछ खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं इससे जुड़ी, इसीलिए इसे लोकतंत्र में आज जगह दी है इस खबर को। हर साल 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है इन घटनाओं से। बेंगलुरु में हर साल ऐसी घटनाओं के बावजूद गड्ढों की वजह से होने वाली मौत थमने का नाम नहीं ले रही। और हाल ही में एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत हुई थी जो सुर्खियों में रही और इसी वजह से हुई। अब एक बुजुर्ग की जान इन्हीं गड्ढों की वजह से चली गई है। हादसों के बाद हमेशा की तरह जल्द से जल्द गड्ढों को भरने के बयान सामने आते हैं, लेकिन ना तो बेंगलुरु गड्ढों से मुक्त हो रहा है और ना ही ये हादसे रुक रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे के लिए बदनाम बेंगलुरु के इन गड्ढों ने एक और जान ले ली है। इस बार मंगनाहल्ली इलाके में सड़क को किसी काम के लिए खोदा गया, लेकिन समतल नहीं किया गया। यहीं से गुजर रहे बुजुर्ग खुर्शीद गड्ढे की वजह से हादसे का शिकार हुए, उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद की तस्वीरों को देखकर लगता है कि जैसे गिरने के बाद उनके सिर के ऊपर से कोई गाड़ी गुजरी हो, क्योंकि सिर से बहुत ज्यादा खून बहता दिखा।
हम अभी बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया लेआउट 4th ब्लॉक में खड़े हैं, जहां कल रात 60 साल के एक बुजुर्ग की एक्सीडेंट हुआ था। ये रोड की कंडीशन के कारण आप देख सकते हैं, जब भी बाइक्स या कार जा रही हैं तो बहुत मुश्किल है, वो जगह को अवॉइड करके ही निकल रहे हैं। हमारे साथ मंसूर हैं, यहाँ के लोकल हैं और कल रात जब एक्सीडेंट हुआ था वो भी इधर थे। आप बता सकते हैं कि कितने सालों से रोड की कंडीशन ऐसी है और कल रात क्या हुआ? सर 1 साल से भी मैं तो इधर का लोकल का विश्वेश्वरैया लेआउट 4 ब्लॉक पे ही रहता हूँ। 1 साल से ही देख रहा हूँ ऐसे ही ये कंडीशन सर है। इसकी वजह से 2-3 एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ है। रात में लाइट भी नहीं रहता, अभी बरसात के कारण गड्ढा भी नहीं दिखता। तो रात में 8:15 बजे मैं इधर ही पास में था, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया ऐसा एक्सीडेंट हुआ करके, तो मैं स्पॉट पे आया, एम्बुलेंस को कॉल किया। खुर्शीद हैंडीकैप्ड थे और उनकी दोपहिया गाड़ी में अलग से पहिए लगे थे, फिर भी गड्ढे ने उनका बैलेंस बिगाड़ दिया। उनको जानने वाले बेहद गुस्से में हैं। कहते हैं कि शहर की महानगर पालिका टैक्स देने में 1 दिन की देरी होने पर पेनाल्टी लगा देती है, लेकिन गड्ढे नहीं भरती। अब ये जो इंचार्ज जो बैठ के रहती है बीबीएमपी में, जो बड़े पोस्ट पे जो बैठ के रहते हैं, ये खड्डा क्या हुआ वो इंक्वायरी करना है, ड्यूटी करना है। गड्ढों की वजह से मौतों को लेकर बीबीएमपी पर लंबे समय से सवाल उठाया जाता रहा है। हादसे के बाद गड्ढे भले ही भर दिए जाएं, परिवार को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। अभी उनका 2 लड़का है, 2 लड़के में एक बड़ा लड़का हैदराबाद से आ रही है, छोटा लड़का यहाँ पे दिल्ली में है। अभी उनके मदर को नहीं मालूम, उनके हमारे जो अंकल है ना, उनके वाइफ को नहीं मालूम है, वो फीलिंग करते हैं, अभी इसको नहीं बताया। अभी वो आने के बाद आपको डिटेल बताएं। सबसे ज़्यादा क्या है, अभी सरकार एक्शन लेके पहले इसको सॉल्व करना है। अब उनका अभी जो डेड हो गए ना, अब उनकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा? बेंगलुरु में गड्ढे के चलते हुई एक और मौत के बाद सरकार फिर हरकत में आती दिखना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही सारे गड्ढे भरे जाएंगे। ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಸೋಕೆ BBMP ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। गड्ढों की तरफ बीबीएमपी का ध्यान खींचने के लिए कई तरह के तरीके भी अपनाए जा चुके हैं। 2 साल पहले भी एक कलाकार बादल नान जुंदा स्वामी ने बेंगलुरु की सड़कों पर मून वॉक किया था, ताकि महानगर पालिका को नींद से जगा सकें। उन्होंने सड़क के गड्ढों को चांद के क्रेटर की तरह दिखाया था, लेकिन 2 साल बाद भी बेंगलुरु की सड़कों पर जानलेवा गड्ढे मौजूद हैं। सवाल है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? कब तक गड्ढों के चलते लोगों की जान जाती रहेगी? बेंगलुरु से दीपक बोपन्ना की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इस खबर को लेकर सवाल उठाने क्यों जरूरी हैं, ये अब आप कुछ आंकड़ों में समझिए। हम आपको बताते हैं कि बेंगलुरु में कितने गड्ढे हैं, कब तक गड्ढे भरने की बात की गई थी और देश में कितनी मौत सड़क में गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों से होती हैं। तो ये डेटा भी लगातार आप देख रहे हैं। बेंगलुरु में क्यों ये जानलेवा गड्ढे हैं? क्योंकि 25 सड़कों पर 5435 गड्ढे हैं। 5000 से ज्यादा गड्ढे। गड्ढों की वजह से पिछले 10 दिन का अगर आप डेटा देखें, 4 लोगों ने जान गंवाई है। 30 सितंबर तक सारे गड्ढे भरने वाली थी बीबीएमपी, लेकिन तस्वीर क्या है ग्राउंड पर वो आप वहां के स्थानीय लोगों से बात करके समझ सकते हैं। अगर आप देश में भी सड़क हादसे जो होते हैं गड्ढों की वजह से, अगर उन आंकड़ों पर भी नजर डालें तो हर साल 10,000 हादसे होते हैं। हर साल 2000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, 2800 लोगों की मौत होती है गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों की वजह से। 2016 में 2324 लोगों की मौत हुई। 2013-16 के बीच का जो ये पूरा अंतराल रहा, अगर इसमें आप देखें तो 11386 लोगों की मौत हुई है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या इस देश में गड्ढों की वजह से भी लोगों की जान जाएगी? बड़ी बड़ी बीमारियों की बात होती है, पैंडेमिक की बात होती है, तो लगता है कि हाँ परिस्थितियों को सुधारने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर गड्ढों की वजह से भी इंसान अपनी जान गंवाने लगे तो वाकई सवाल उठना लाजमी है इस पर। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ एक्टिविस्ट मनोज वाधवा जी इस वक्त मौजूद हैं। आप गड्ढों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मनोज वाधवा जी के बारे में मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि फरवरी 10, 2014 ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन उन्होंने अपने बच्चे को खोया। उनके बच्चे का नाम पवित्र, 3 साल उम्र थी, और ऐसे एक हादसे में 3 साल का नन्हा पवित्र नहीं रहा। और उस दिन से उन्होंने ठाना कि इस मिशन में ये इस तरह से जुटेंगे कि ये उनके अपने बच्चे को, अपने बेटे को एक श्रद्धांजलि होगी। लेकिन
अफसोस तब होता है जब आप ये देखते हैं कि सालों साल बीत जाते हैं लेकिन परिस्थितियां बदलती नहीं हैं। मनोज जी, आप लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे लेकर लोगों के बीच एक जागरूकता हो, प्रशासन इस पर और मुस्तैदी से काम करे। लेकिन फरवरी 2014 से लेकर आज 2021 तक के आपके अनुभव को अगर मैं कहूं तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओवर द इयर्स आपने क्या देखा इस परेशानी को लेकर? मैम, पहली बात तो इस बारे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गड्ढों से जो जाने जा रही हैं वो एक अननोन डेथ बन के रह जाती है और लोग उस बारे में बात बहुत कम ही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बात कब तब कर पाते हैं जब वो मौत हो चुकी होती है। समाधान के लिए अगर हम कोशिश करें तो इसका समाधान पॉसिबल है। अगर आप इन 7 सालों की बात करें तो इन 7.5 सालों में मैंने ये जाना कि ये ऐसी मौत है जिसको हम रोक सकते हैं। किसी भी गड्ढे से मौत नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन यही है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम एक सक्षम बहुत अच्छे कंट्री में रह रहे हैं और हमारे पास सारे संसाधन हैं। हमारे पास मशीन है, मैन पावर है, मनी है और सब कुछ है, माइंड है। लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं है, वो है इंटेंशन, और दूसरी चीज नहीं है, वो है लॉ। अगर हम देखें कि जो गड्ढे सड़कों पर रहते हैं उसको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बनाती है और कोई ना कोई सरकारी कंपनी उसके पीछे जरूर रहती है जिसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली उनकी रहती है। जैसे नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो NHAI का काम है नेशनल हाईवे बनवाना, और वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके वो हाईवे बनवाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर किसी भी सड़क पर गड्ढे होंगे और उनके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई कानून होगा सख्त जो कि उनको बाउंड करे उन सड़कों को अच्छे से बनाने के लिए, उसमें डिजाइन भी आ गया, उसमें क्वालिटी भी आ गई और उसमें फर्दर बनाने के बाद का मेंटेनेंस आ गया। अगर हम इसको टाइम बाउंड मैनर में करें तो उसका समाधान पॉसिबल है। हमने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से और देश के कई माननीय सांसदों से, मैं किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अनुरोध करना चाहता हूं कि हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश सक्षम है इस समस्या के समाधान के लिए, और आप लोग तो बहुत ज्यादा सक्षम हैं, तभी आप सत्ता में हैं। लेकिन मेरा अनुरोध यह है आपसे हाथ जोड़ के कि जो सरकारी कंपनियां हो या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हो, उनके खिलाफ एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा। वो समय की मांग है, वरना हम किसी न किसी को सड़क के गड्ढों से खोते रहेंगे। मैंने अपने 3 साल के बच्चे को खोया, कोई और किसी बुजुर्ग को खो देता है। तो एक परिवार में लॉस जो कि हम रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए जैसे हम हेलमेट के लिए कानून बना सकते हैं, सीट बेल्ट के लिए कानून बना सकते हैं, उसमें हम कहते हैं कि चालान का एक डर है। तो ये डर हमें कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के मन में डालना होगा। अगर हम ये डर उनके मन में डालेंगे तो डेफिनेटली उस डर की वजह से कम सड़कें अच्छी बनेगी। और हम ये नहीं कह रहे कि आप हर किसी को उठा के जेल में डाल दीजिए, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक आम आदमी को मौका दीजिए अपनी कंप्लेन को कहने का। जैसे अगर मैंने सड़क पे गड्ढा देखा, आपने सड़क पे गड्ढा देखा, तो हम उसको टाइमली रिपोर्ट कर सकें। और बेसिकली कानून उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो और कम से कम एक विल पावर इस परेशानी को आप एक्नॉलेज करें। कम से कम आप समझें कि ये एक गंभीर परेशानी है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन इसके अलावा मनोज जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो इसी मुद्दे को अपना मिशन बना लिया 2014 के बाद से। देखिए, मैंने अपने केस में ये किया है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग थे जिनकी वजह से वो हादसा हुआ था, तो हमने इसमें हाई कोर्ट का सहारा लिया और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से, क्योंकि इनिशियली पुलिस ने ये फाइल बंद कर दी थी और एक हिट एंड रन के मामले में इसको तब्दील कर दिया गया था। तो मैंने शुरू से ये ठाना था कि मुझे इसमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनसेशन दे के आप किसी की जान की कीमत अदा नहीं कर सकते। वो एक अनमोल चीज होती है और मेरे हिसाब से किसी की भी जान की कीमत, मेरा तो वो बच्चा था, मेरे तो वो जान था, तो मैं उसकी जान की कीमत नहीं ले सकता। लेकिन कम से कम जो लोग जिम्मेदार हैं उसकी मौत के लिए, जिसने मुझसे इतना भगवान का दिया हुआ इतना सुंदर गिफ्ट मेरे से वापस छीन लिया, उनकी जो भी सजा बन सकती थी मैं उसके लिए काम कर रहा था। और मैंने माननीय हाई कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं कि 2 बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, देश में शायद पहली बार ऐसा होगा, ये कोई माइलस्टोन नहीं है मेरे लिए तो कम से कम, लेकिन पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि 2 बड़ी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ 304A धारा के अंदर चालान फाइल हो चुका है और वो क्रिमिनल चार्जेस कोर्ट में फेस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे साथ हादसा हो चुका है, एक तो जो विक्टिम्स हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको अपना केस किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए, और जिसने अपने बच्चे को खोया है उसने तो अपना सब कुछ खोया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, आपने हमें समय दिया और अपना ये पूरा अनुभव आज साझा किया। उम्मीद यही कि इससे कुछ और लोग भी जागरूक हों और कम से कम प्रशासन इस पर और गंभीरता से सोचे। लेकिन ये कहानी सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है। बेंगलुरु से लेकर फरीदाबाद और तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर आपको ऐसी सड़कें दिखाई देंगी जहां पर लोग गड्ढों से परेशान हैं और वो गड्ढों के मुद्दों को उठाने के लिए अलग अलग तरह से विरोध जताते हैं।
जैसे अगर बेंगलुरु का ही उदाहरण हमने आपको एक रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैसे मून वॉक करते हुए आपको लोग दिखाई दिए, तो वैसे ही भोपाल में कैट वॉक की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कीचड़ भरे गड्ढों में सड़कों पर कुछ महिलाएं कैटवॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये महिलाएं किसी फैशन शो में हिस्सा लेने नहीं आई हैं, बल्कि ये एक खास तरह का विरोध प्रदर्शन है जो अपने शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सड़कों में महिलाएं और बच्चे कीचड़ से भरे गड्ढों वाली सड़कों पर कैटवॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ लोग कैटवॉक के दौरान लड़खड़ाते हुए भी दिखाई दिए। इस कैटवॉक में भाग ले रही कुछ महिलाओं और बच्चों के हाथ में तख्तियां भी थी, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2017 के उस बयान का मजाक उड़ाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हैं। दरअसल इस विरोध की वजह यह है कि इन लोगों ने इस पॉश इलाके में महंगे प्लॉट खरीदे थे, लेकिन सालों से यहाँ की सड़कों का हाल बुरा है। ऐसे में इन्होंने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर हादसों की नौबत लाने के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं, आम लोग भी नियम तोड़ते हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा मुंबई के सांता क्रूज से एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बीएमसी के क्लीन अप मार्शल ने एक कैब को रोका जिसमें बैठी महिला ने मास्क नहीं पहन रखा था। महिला 200 रुपए का चालान देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन कैब ड्राइवर बहस करने लगा। वो गाड़ी किनारे लगाने से मना करने लगा और गाड़ी चला दी। इस दौरान मार्शल सुरेश पवार कार की बोनट पर लटक गए और कार उन्हें घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। तो ये एक तस्वीर ऐसी है जो सिविक सेंस से लेकर हम कितने जिम्मेदार नागरिक हैं इन पर भी सवाल खड़े करती है, जहां पर एक कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पर था उसको उसकी ड्यूटी निभाने की ये कीमत चुकानी पड़ी। और ये एक हादसा हो सकता था जिसमें जान को नुकसान हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी कैब ड्राइवर ने इसकी परवाह नहीं की। तो ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर का। ये बिहार से खबर है जहां पर रेत माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। छपरा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें रेत माफिया पुलिस की टीम पर हमला कर रहे हैं। दरअसल पुलिस की टीम आमी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर छापामार कार्रवाई करने गई थी, जिसके बाद पुलिस पर लाठियों से इन लोगों ने हमला कर दिया। माफिया ने लात घूंसों से भी मारपीट की। हमले में एसएचओ समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने में जुटी है। मार 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 रे मार रे मार रे करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है और अब भारत के सिख इसके विरोध में भी उतर आए हैं। यह विवाद खड़ा हुआ है पाकिस्तानी सरकार के एक फैसले के बाद। पाकिस्तान सरकार ने कॉरिडोर के मैनेजमेंट यूनिट का सीईओ एक गैर सिख को बना दिया, जिसके बाद एसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका विरोध किया। सिरसा ने पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को सिख विरोधी बताया और पाकिस्तानी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जैसे ही पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया, मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। सिरसा ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान सरकार के सिखों के खिलाफ लिए गए एक और फैसले को देखकर हैरानी होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी सरकार ने किसी गैर सिख मिस्टर मोहम्मद लतीफ को पीएमयू करतारपुर कॉरिडोर का सीईओ बना दिया है। जब किसी गैर सिख जिसे मर्यादा की समझ ना हो उसे यह जिम्मेदारी दी जाती है तो इससे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और उनका अगला ट्वीट है, हम इमरान खान से अपील करते हैं कि वो अपने इस आदेश को वापस लें और किसी सिख नेता या संस्था को करतारपुर कॉरिडोर का काम संभालने का जिम्मा दें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा। करतारपुर कॉरिडोर में एक मुस्लिम को सीईओ बनाने का विरोध अब हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। हमारे साथ दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सर, किस बात का विरोध है ये? करतारपुर साहिब जो है वो गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र चरणछोह स्थान है।
इसमें 2020 में भी ये कोशिश की गई थी, तब भी जो ये पहले पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास इसका संचालन था, फिर इसका एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड बना के तब भी ये कहा गया था कि 9 मेंबर लिए जाएंगे जो कि सिख, जिनमें से सिख नहीं होंगे। तब भी हमने विरोध किया, विदेश मंत्रालय को भी हमें अप्रोच किया। अब इसका जो सीईओ का गठन किया गया, वो सीईओ एक नॉन सिख को बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे इसका प्रबंध जो है वो सिखों के हाथ में रहना चाहिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक, मर्यादा तौर पर जो सिख मर्यादा है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरुद्वारे की मर्यादा है, वो सिख ही समझते हैं, तो इसमें नॉन सिख का होना ठीक नहीं है। एक दूसरी बात, ये एक बहुत गलत संदेश देता है कि एक मेजॉरिटी कंट्री में जहाँ पे माइक्रो मिनॉरिटी में सिख हैं, ये उनको ये संदेश जाता है कि तुम्हारा अधिकार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और मेजॉरिटी का एक मैसेज ये जाता है कि चाहे अधिकार सिखों का हो, चाहे अधिकार किसी और का हो, लेकिन उनके धर्म के फैसले भी हम करते हैं। ये जो फैसला देने की जो क्षमता उनको दी जाती है, उससे ये एक कट्टरवाद की तरफ देश को ले जाने की बात है। इसलिए हमारा ये इतराज है कि इमरान खान जी को तुरंत इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ये जो लतीफ़ को बनाया गया, इसको रिमूव करना चाहिए और सिखों का अधिकार सिखों को मिलना चाहिए। हम वहाँ मिनॉरिटी में हैं और ये गुरु घर जो हैं, ये सिखों की परंपराओं और मर्यादा के साथ ही चलते हैं, उन्हीं की मर्यादा और परंपरा में रहने चाहिए। सर, अब अपनी बात आप वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो सरकार के पास अपना कोई डेलीगेशन लेकर जाएंगे या लेटर के थ्रू आप अपना बात वहाँ तक पहुँचाएंगे? आज मैंने अभी विदेश मंत्रालय को भी ये चिट्ठी लिखी है, विदेश मंत्री जी को भी कहा है, और विदेश मंत्रालय के जो जॉइंट सेक्रेटरी कंसर्न्ड हैं मिस्टर JP सिंह, उनको भी मैंने ये इससे संज्ञान में लाया है, उनकी बात भी। और अब हम उम्मीद करते हैं कि वो कल जो है पाकिस्तान हाई कमीशन से बातचीत करके इस मसले का निपटारा कराएंगे। बढ़ते आगे और नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे की मांग उठी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से नमाज के लिए अलग कमरे की मांग की है। इरफान सोलंकी के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। इरफान सोलंकी के इस बयान के बाद यूपी में सियासत भी गरमा गई है। ये 2 तस्वीरें बता रही है कि देश में कैसे हिंदू मुस्लिम की सियासत चल रही है। ये 2 तस्वीरें बता रही है कि कैसे देश में नमाज और पूजा को लेकर बवाल किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें बता रही है कि कैसे लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा, जहां आम जनता के लिए काम होता है, वहां अब नमाज और पूजा को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले झारखंड और अब यूपी। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा अलॉट किया गया तो इस पर सियासत शुरू हो गई। अब यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा अलॉट करने की मांग की है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विधायक का क्वेश्चन लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छेद का मामला है, उसने लगा रखा है, अब वही उसी समय में मान लीजिए अजान का समय है और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। और क्योंकि नमाज पूजा ये सब आस्था का विषय है और मेरा मानना ये है जहाँ आस्था की बात है वहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहाँ भी एक छोटा सा प्रेयर रूम बना दिया गया है ताकि लोग अपनी इबादत कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर ये अच्छा काम है, अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इसमें विचार भी कर सकते हैं। और एक कमरा बना देने से न कोई हानि होगी न किसी को कोई तकलीफ होगी। समाजवादी पार्टी के एमएलए ने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा बनाने की मांग की तो इस पर यूपी के सीएम योगी के एडवाइजर शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में शलभ मणि ने लिखा है कि ये यूपी है, झारखंड नहीं, और यहाँ योगी जी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। अब यहाँ वोट के लिए ना तो आतंकी छोड़े जाएंगे न नमाज रूम बनेगा। आज AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने का मामला भी अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। रांची के भैरव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित कमरे के लिए दिए गए आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष के लिए विधानसभा में कमरा आवंटन करे। याचिका में स्पीकर के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं
ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ झारखंड से। आपको बताते हैं कि वहां आखिर हुआ क्या। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा अलॉट किया गया और यहीं से ये पूरी सियासत शुरू हुई, जब विधानसभा में एक कमरा इसके लिए अलॉट किया गया और इसे लेकर बीजेपी ने जबरदस्त आपत्ति जताई। कमरा नंबर 348 नमाज के लिए अलॉट किया गया। 2 सितंबर को पारित किया गया ये आदेश। हालांकि कमरा अलॉट करने के विरोध में बीजेपी पहले से, लेकिन अब स्ट्रैटेजी का नया रूप भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी विधायकों के साथ विधानसभा में प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर यह है कि बीजेपी कल झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। इसी मामले में विरोध करते हुए नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने को लेकर बीजेपी ने इससे पहले भी आपत्ति जताई और अब कल इसके लिए ये अलग रणनीति है। विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटेंगे। सभी एमएलएस भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो बीजेपी के तमाम विधायक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने का ये विरोध। झारखंड और यूपी में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित कराने पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा में काफी पहले से नमाज के लिए आवंटित कमरे को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी विधानसभा अध्यक्ष से रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने की मांग कर दी। विवाद इस बात पर भी है कि विधानसभा एनेक्सी में सेकंड फ्लोर पर बने इस कमरे के बाहर उर्दू में एक नोटिस लगा है जिस पर लिखा हुआ है कि मस्जिद में अपना मोबाइल बंद कर दें। इस कमरे के अंदर कोई फर्नीचर नहीं है, सिर्फ हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ है। झारखंड में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने के बाद अब बिहार में भी अलग तरह की मांगे उठने लगी है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर जी, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं बिहार में? अब झारखंड में या कहीं भी संविधान यानी सबों के लिए समान कानून, अगर किसी धर्म विशेष को अगर तुष्टीकरण के लिए आप नमाज पढ़ने के लिए देते हैं तो हम सबों को भी हनुमान चालीसा और गीता पाठ का जगह मिलना चाहिए। आप बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं, उनसे मिलके कहा भी हमने, विधानसभा अध्यक्ष से मिलके कहा मिलना चाहिए। अच्छा, क्या कहा आपने? देखिए, विचार करते हैं, जरूर विचार करेंगे। अगर एक धर्म के लोगों को दीजिएगा पूजा पाठ के लिए तो हम लोगों को क्यों नहीं गीता पाठ और हनुमान चालीसा के लिए दीजिएगा? तो बिहार में तो नहीं दिया गया है? बिहार में भी नमाज रूम है। यहाँ भी नमाज रूम? हाँ है। अच्छा, यहाँ भी एक कमरे में नमाज होता है? जी 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 विधानसभा के अंदर? जी जी जी। और अब सुनिए बीजेपी विधायक की इस मांग पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का क्या कहना है। हम इसको सही नहीं मानते हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, एक धर्म के लिए कुछ हम बात करें तो उचित नहीं होगा। तो अगर होना है तो सबके लिए करें। यदि गिरजाघर भी बनाए, वो खास करके जो ये है गुरुद्वारा है वो बनावे, फिर हमारे हिंदू लोग हैं तो उनको मंदिर बनावे, मुसलमान भाई हैं तो उसके लिए मस्जिद बनावे। लेकिन ये उचित नहीं है कि विधानसभा के प्रांगण में इस तरह की व्यवस्था हो। बदलते मौसम में यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी फ्लू के मरीज अचानक बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में फ्लू के जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें से 40 से 50% बच्चे हैं और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। लोगों की भीड़ से भरा अस्पताल, स्ट्रेचर पर लेटे मरीज और वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार करते कई लोग। दिल्ली के अस्पतालों का इन दिनों यही हाल है। ये दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की तस्वीरें हैं। बदलते मौसम के साथ यहाँ मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। यूपी के कई जिलों से लगातार डेंगू के, वायरल के, मिस्ट्री फीवर के केसेस सामने आ रहे हैं। अकेले फिरोजाबाद में 51 बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, जो कि यूपी से बिल्कुल सटा हुआ राजधानी है हमारा, अगर यहाँ के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो अगर मैं तस्वीर में आपको दिखाऊं तो सरकारी अस्पताल में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ओपीडी में आजकल फीवर के, डेंगू के और अलग अलग जो फीवर जैसे सिम्टम्स है, इसके मरीजों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जहाँ पे फीवर चेक करने के जो डॉक्टर हैं, जो शुरुआती सिम्टम्स को चेक करते हैं, अगर
की वहीं की लाइन देखेंगे तो आपको बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी जो अपने छोटे बच्चों के साथ पहुंची, यानी कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली पर फ्लू का कहर इस कदर टूटा है कि सिर्फ LNJP अस्पताल में रोजाना 3000 से ज्यादा फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें 40 से 50% मामले बच्चों को फ्लू के हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये फ्लू सबसे ज्यादा बच्चों पर ही असर कर रहा है। फ्लू की चपेट में आने के बाद पहले बच्चों को हल्का बुखार आता है, इसके बाद सर्दी जुकाम समेत डेंगू के भी कई लक्षण बच्चों में देखे जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ इमरजेंसी में पेशेंट्स का नंबर काफ़ी बढ़ गया है। हमारे यहाँ कोई ऐसे मिस्ट्री फीवर करके नहीं आ रहा। हमारे यहाँ बच्चे फीवर करके आ रहे हैं या बच्चों को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जैसे सिक बच्चे आते हैं, वो जैसे अभी आप देख भी रहे हैं बच्चे आए हुए हैं कई। तो यहाँ पे बच्चे और बड़े दोनों ही आ रहे हैं जिनको फीवर से परेशान है। 3-4 डेज़ की हिस्ट्री होती है, कई को एकदम से अचानक से सांस फूलने लग जाता है, या उनको सिर में दर्द होने लग जाता है, या उनकी फीवर ही कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो लोग कैजुअलिटी में आते हैं। अदरवाइज OPD में भी बहुत भीड़ है हमारे यहाँ। OPD में भी फीवर के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो ये क्योंकि ये पोस्ट रेनी सीजन है, अभी भी रेन बीच बीच में हो रही है, तो इस समय कई तरह की बीमारियाँ चल रही हैं। इस समय वेक्टर बॉर्न डिजीजेज भी चल रही हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया और जैसे जापानीज एन्केफेलाइटिस। LNJP का OPD बीमार बच्चों से भरा पड़ा है। फ्लू के सबसे ज्यादा केस इन दिनों उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। यूपी और दिल्ली की सीमाएं आपस में लगी हुई हैं। अभी ये साफ नहीं है कि ये फ्लू जो सबसे ज्यादा बच्चों पर असर कर रहा है, ये कोई आम फ्लू है या कोई और बीमारी। इसलिए दिल्ली में भी बच्चों के अभिभावकों को एकदम सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इनको पहले फीवर हुआ था, अब हम फीवर का इलाज करते रहिए, चढ़ता उतरता रहा। उसके बाद इसके पेट में दर्द रहने लगा। पेट के दर्द में किसी ने बताया कि गैस हो रही है, शायद किसी ने कुछ प्रॉब्लम बताई, सबों ने बहुत से सिरप दिए कि पेट में इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्होंने खून की जांचें करी, उसमें तो कुछ नहीं आया, और अल्ट्रासाउंड कराना तो उसके अंदर पस आई थी इनके। अभी आप पहले दिन आई हैं OPD या इससे पहले भी आई हैं? पहले ही दिन आई हूँ। आज पहला दिन है। तो क्या लक्षण है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? इसको ना लूज मोशन और वॉमिटिंग्स हुई थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, और ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, सिर्फ दूध, वो भी मेरे मम्मी का ही पी रहा है। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, तो उसने हाँ हल्का फुल्का बुखार इसको आता है, चढ़ता है उतर जाता है, चढ़ता है उतर जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आई हूँ। दिल्ली में ये फ्लू बच्चों को ही ज्यादा हो रहा है। यूपी में इस फ्लू के कारण सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। डेंगू के मामले भी इस मौसम में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहने के साथ साथ लोगों को अपने आसपास साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना होगा। हर्षा चंदवानी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत। और आइए आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। बता दें आज रात 8 बजे सवाल पब्लिक का में आपके लिए क्या खास है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम में जब आपको अपने सवाल भेजने हो, पहला तरीका आप व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेज सकते हैं। 8097471285 पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। दूसरा तरीका आप अपने ट्विटर हैंडल के जरिए #सवाल पब्लिक का पर ट्वीट कर सकते हैं अपना सवाल। और तीसरा तरीका आप टाइम्स नाउ नव भारत के फेसबुक पेज पर जाकर अपना सवाल भेज सकते हैं। और आज है सवाल, संविधान में सब समान तो असेंबली में क्यों नमाजी कमरा हो भाईजान। तो जरूर देखिएगा ये खास प्रोग्राम नाविका कुमार के साथ।